हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के सिल्वर बीच पर हमारी मौजूदगी, यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी खबर आज आपके सामने पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। फूड को लेकर आरएसएस प्रमुख का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने बलिदान देकर हिंदू धर्म को बचा रखा है। तो उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की एक बार फिर से बात करी। भारत के विश्व गुरु बनने को लेकर भी उनके द्वारा बयान दिया गया। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया को एक नया जीवन देगा। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से बात भी कही गई कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। हमने बलिदान देकर धर्म को बचा रखा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फूट की वजह से ही हिंदुओं की पराजय होती है। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले, सबको जोड़ते चले, तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई और इस अटैक का आरोप उन्होंने टीएमसी के ऊपर लगा दिया है। तो आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक किया जाता है, उसके बाद से ही वो विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके ऊपर अटैक किया है। तो पश्चिम बंगाल में अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हिंसा की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया है। ये सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है, पश्चिम बंगाल के में विपक्ष की हर आवाज पर हमला है। महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अबू आदमी की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया। नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मुझे ताकत दो और हमें ताकत दो तो इनकी जुबान काट देंगे। तो ये बयान दे दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने, अबू आजमी ने कहा कि साल 1947 में जब आजादी हुई थी तो मुस्लिम होने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं गए। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद उस वक्त आजादी के वक्त बोला था। तो आपको बता दें कि बिना नाम लिए उनकी तरफ से कहा गया ऐसे लोगों की जुबान काट देंगे अगर उन्हें ताकत मिलती है तो। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार पुलिस को हटाकर वो मस्जिद में आने की चैलेंज भी उनकी तरफ से दिया गया। तो पीएमसी चुनावों के लिए प्रचार का दौर लगातार जारी है और उसी प्रचार के दौरान ये बयान दिया गया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है। 1947 में जब आजादी हुई थी हम पाकिस्तान नहीं गए थे, हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिफ को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा साहब, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? कितनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। खबर अब बात कर लेते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए खास तौर पर सोमनाथ में मौजूद है, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना विधिवत की और साथ साथ में ओंकार का जो जप था उसमें भी शिरकत करी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तब 1000 सेकंड्स तक ओमकार नाद के सामूहिक उच्चारण में शामिल हुए, जिसमें पीएम मोदी भाव विभोर हो गए।
तस्वीरें आप देखिए, पीछे आपको सोमनाथ मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, धर्म ध्वजा पताका फहराती हुई आपको दिखाई दे रही है, लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। और ये सामने आप देखिए वीर गोहिल चौक आपको भव्य लाइट से सजा हुआ जगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्हें सोमनाथ के रक्षक के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 9:45 पर शौर्य यात्रा में भाग लेंगे, जिसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। फिर लगभग 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और उन्हीं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजा भैया की जो बेटी है, उन्होंने अपनी जान को खतरा बता दिया है और उसके बाद में दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की खास मांग भी उठा दी है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पारिवारिक विवाद खतरनाक होता दिख रहा है। राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के ग्रीन पार्क में उनके घर पर हमला किया गया। कोर्ट में सुनवाई से पहले कार और घर के गेट को आग के हवाले किया गया। राघवी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। राघवी के अनुसार उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है। महीनों से वो, उनकी मां भानवी सिंह और उनकी बहन खतरे के साए में जी रही हैं। राजा भैया की बेटी ने लिखा, महीनों से मेरी मां, बहन और मैं कह रहे हैं कि हमें खतरा है। हमने लगातार कानून और सुरक्षा की मांग की है। हमने सफदरजंग थाने में FIR दर्ज करने के लिए शिकायत भी दी थी। मेरी मां की MP MLA कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक रात पहले दिल्ली के ग्रीन पार्क में हमारे घर के गेट और कार में आग लगा दी गई है। CCTV फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति गेट के बाहर पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। उस शख्स ने दीवार फांदने की कोशिश की, कार और मेन गेट को आग के हवाले कर दिया। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद काफी समय से सुर्खियों में है। राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में भानवी सिंह से तलाक की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने भानवी पर परिवार से दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इससे पहले भानवी सिंह ने राजा भैया के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था। राजा भैया ने इस मामले में अक्षय का साथ दिया और राजा भैया की बेटी मां के पक्ष में है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साजिश के तहत हमले किए गए हैं? खबर अध्यक्ष अबू आजमी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने नीतीश राणे के ऊपर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर खाली छोड़ा जाए तो वो ऐसे लोगों की जुबान काट देंगे। तो BMC चुनावों को लेकर जो प्रचार है वो जोरों शोरों से चलता हुआ देखा जा रहा है। सबके बीच में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने खास करके ये भी कहा कि 1947 में जब आजादी का वक्त था तब उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को चुना, हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ऐसे में अब अबू आजमी 1947 में जब आजादी हुई थी, हम पाकिस्तान नहीं गए थे। हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला था और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला था। हमें भारतवर्ष के संविधान ने पूरा हक दिया हुआ है कि हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिफ को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जुबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा साहब, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? कितनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। यूपी के मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था RSS का और उसी दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी तरफ से टाइम लिमिट भी बता दी गई। उन्होंने कहा 20 से 30 सालों में भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। आप देखिए रिपोर्ट। श्री मोहन भागवत जी के यूपी के मथुरा में सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव में भाग लेने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से दो टूक कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले,
सबको जोड़ते चले तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है। वहीं संघ प्रमुख ने इस दौरान हिंदुओं की एकता पर जोर देते हुए कहा कि आरएसएस का कुटुंब प्रलोभन यही है और हमने बलिदान देकर धर्म को बचा रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम के दौरान भेदभाव मुक्त भारत की बात भी कही। उन्होंने कहा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जहां रहते हैं वहां जो समाज रहता है उसे हम एक मानते हैं। पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया भाषा, जाति, पंथ और संप्रदाय के आधार पर भेद करती है। सनातन में जो माघ मास होता है साक्षी, उसे बेहद पुण्यदायी माना जाता है और ऐसे में जो मेले होते हैं उनका आयोजन होता है और इन मेलों में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो शिरकत करते हैं, आस्था के पर्व को मनाते भी हैं। और ऐसे में माघ मेले का आयोजन हो रहा है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन एकता की बात करी, संगम में आस्था की डुबकी लगाई, श्रद्धालुओं के साथ में मुलाकात करी और क्या कुछ हुआ, विपक्ष को कैसे घेरा, उन्होंने आपको दिखाते हैं पूरी खबर। यूपी के प्रयागराज में माघ मास के दौरान माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस बार 75 सालों के लंबे अंतराल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसकी वजह से इसे साधारण माघ नहीं बल्कि महामाघ मेला कहा जा रहा है। और इस मौके पर सीएम योगी ने भी प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाला समय सनातन धर्म का है और जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा ये पहचान का संकट खड़ा करेंगे। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए फिर से विपक्ष को घेरा और कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले लोगों की दुकानें हिंदू और सनातन धर्म को कमजोर और तोड़ने की ताकत लगती है। जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले लोग, जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। वहीं प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ भोजन भी किया और पीएम मोदी की तारीफ में भी जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर दर्शन करने गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए और मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वज पताका फहराई। 2-2
पति का मामला सामने आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने पति के दोस्त के साथ में ही अफेयर चला रखा था और उसके बाद में वो उसी के साथ में चली जाती है। डिटेल्स क्या है आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। तुम्हारा आदमी है? तुम्हारा कई आदमी है? यही आदमी है। और ये? हाँ। और पहला आदमी? एक से दो तो शादी हो सकती है सर। पहले इसके तुम्हारे 4 बच्चे हैं? तो पहले के हैं। तो हो गए ना आप भी कंफ्यूज। पहले तो ये महिला भी रिपोर्टर के सवाल से बिलबिला गई थी, लेकिन आखिरकार बोल ही गई कि पहले पति से इसके 4 बच्चे हैं। दरअसल एक महिला के 2 पतियों का ये हैरत अंगेज मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है, जहां महिला ने पहले पति को छोड़कर उसी के दोस्त से दूसरी शादी कर ली और इस महिला के दूसरे पति का कहना है कि महिला मजबूर थी, इसलिए उसने इसे सहारा दिया। इनकी जो पत्नी है वो आपकी कौन है? ये मेरी बहन बीवी है। बीवी है। आप उनके दूसरे पति? जी। जानकारी के मुताबिक इस महिला का अपने पति के दोस्त से ही प्रेम संबंध था, जिसके बाद महिला ने अपने पति को छोड़कर उसके दोस्त से दूसरी शादी कर ली। जिसके बाद बवाल हुआ तो महिला के पति ने ब्लेड से अपना गला काट लिया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं महिला का आरोप है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। अब आपको खबरों में लेकर चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर, जहां पर गौ तस्करों को लेकर बवाल देखने को मिला है। दरअसल जैसलमेर के पोखरण में गौवंश की हत्या का मामला सामने आता है, जिसके बाद से ही हिंदू संगठन आक्रोशित नजर आते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। गौवंश की हत्या के विरोध में शनिवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गौ हत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के परशुराम चौक में हजारों की तादाद में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर सहित अन्य जिलों से आए गौ भक्त शामिल हुए। सभा के अंत में संघर्ष समिति की ओर से कई मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समूचा पोखरण शहर बंद रहा। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर भारी जवान तैनात किए गए। पोखरण पुलिस ने गौ हत्या के 3 आरोपियों गफ्फार खान, मुराद अली और मोहम्मद शरीफ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम ने सभी आरोपियों के अवैध निर्माण पर कल कार्रवाई भी की। जैसे ही हिंदू संगठनों की सभा खत्म हुई, वैसे ही निगम का बुलडोजर भी गरजा। रोड के पास बनी दीवार को जमींदोज कर दिया गया। गौ माता का जो एक ऐसा घिनौना कृत्य किया है, ये असहनीय था। इसलिए जनता यहाँ आई है और निश्चय ही जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कठोरतम सजा जो गौ माता की हत्या की धारा लगती है वो लगेगी और कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं बख्शेगा, सबको सजा होगी। वहीं आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन को लेकर राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बुलडोजर कार्रवाई को समुदाय विशेष से जोड़ दिया है। नेताओं के इशारों पर इस तरह की हरकतें करना अच्छी बात नहीं है और हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। इस घटना की तह तक जाना चाहिए। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं और ये किसके इशारे से कर रहे हैं, ये सब चीजें जब तय में जाएंगे तब हमें जानकारी मिलेगी। इन सब के बीच पोखरण में एक मदरसे के पास आग लगने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जगह पर आगजनी की घटना हुई है। जनरेटर के पास रखी लकड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसकी शिकायत मदरसा प्रशासन ने पुलिस से की है। अब इस घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। दिखाते हैं 2 घंटे को। बिल्कुल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ या एक्टिविटीज के लिए आते हैं, तो कुछ लोग रनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और ऐसे में बहुत ही पॉजिटिव माहौल यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है। सुबह सोने से कुछ नहीं होगा, आपको भी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और खबरें भी जानी चाहिए। बिल्कुल साक्षी, ये कहा जाता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। चलिए इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए खबर भी आपको मुंबई से ही बता देते हैं। बीएमसी के चुनाव है, एक तरफ हम तो आपको कवरेज दिखा ही रहे हैं इलेक्शंस में क्या कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कलाकार भी जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की झलकी दिखी जब गोविंदा सड़कों पर उतरे। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए गोविंदा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं।
नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में गोविंदा ने ठाकरे बंधुओं पर डायरेक्ट हमला तो नहीं किया, लेकिन उनके कामों का हिसाब जरूर मांग लिया और कैमरे पर महायुति सरकार की उपलब्धियां भी गिना दी। अभी जो माहौल है इसमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रमाण मिले हैं, जो एकनाथ शिंदे जी प्रोग्रेस कर पाए, जो आदरणीय फडणवीस जी कर पा रहे हैं, और साथ में इन्हें सहयोग भी हासिल है। तो राज्य और राष्ट्र इसमें ये लोग कहीं फंसे हुए नहीं है। चाहे आप लाख चाहिए, आप करें, आप प्रयत्न कीजिए, परंतु उसका प्रमाण तो दीजिए जो ये कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। गोविंदा से जब मुंबई के मेयर पर सवाल पूछा तो उस पर भी एकनाथ शिंदे के स्टार प्रचारक ने सधा सा जवाब दिया। गोविंदा ने कहा कि मुंबई का मेयर वही बने जो वाकई में उसके लायक हो। और कहाँ का और कैसे, मुझे तो लगता है जो जहां का हो वहीं का हो, और सर्वसम्मति के साथ वो इस लायक हो और उसे मिले नहीं, तकलीफ की बात है, और मिले और लायक नहीं हो तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, क्योंकि वो रोक टोक लगाने के लिए सब यहाँ पे किसी न किसी वजह से लगाते रहते हैं। तो अब जो है मुंबई जो है 2027 से 2029 तक मुंबई हो जाए, वो मुंबई जो हम लोग सपना देखते थे। एक्टर गोविंदा ने बातों ही बातों में पूर्व की एमवीए सरकार पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि अगर उन्होंने वाकई में काम किया होता तो जगह जगह तस्वीर लगाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। दहेज सामाजिक कीड़ा कैसे है उसकी खबर सामने आई है।